हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो किसी भी सरफेस पर जब हम कोई करंट फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज पर किन्हीं दो पॉइंट्स पर डिफरेंस मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किन्हीं दो पॉइंट्स पर डिनोट किया जाता है वी बी ए या फिर इसके पॉइंट्स पर, जिसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज वाला होता है वो पहले वी बी माइनस वी ए। इसको हम दूसरे तरीके में किसी और फॉर्मूले डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट भी कह सकते हैं, जहाँ पर क्यू हमारा चार्ज है और डब्ल्यू ए बी क्या हमारा वर्क बिटवीन ए बी। इसकी यूनिट होती है वोल्ट होती है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब हम बात करें कि यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी एक पॉइंट पर निकालना होता है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर इसको कहते हैं के क्यू अपॉन आर। ठीक है। अगर बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमारे दिए गए हैं किसी सरफेस पे, तो उन सभी का एल्जेब्रिक सम ही हमारा क्या कहलाता है, टोटल पोटेंशियल कहलाता है उस सरफेस के लिए। तो यहाँ पर फॉर एन पॉइंट्स हमारा क्या है, वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में क्यू अपॉन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन आर टू। सिमिलरली नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन डायपोल। देखिए किसी पॉइंट पर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि वी इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन अगर वहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक डायपोल मूवमेंट मिलती है। क्या मिलता है, डायपोल मूवमेंट। तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर आर क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक रेडियस है हमारी। अगर डायपोल मूवमेंट हमारे किसी एंगल पर होता है तो हमारा होता है कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाता है। और अगर हमारी वैल्यूज़ क्या दी जाती है, वेक्टर फॉर्म में दी जाती हैं, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं। फर्स्ट है एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर हम जानते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि एक्सिस पर जब डायपोल मूवमेंट मिलता है तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, वन। तो फॉर्मूला चेंजेस टू पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। यही सेम फॉर्मूला हमारा चेंजेस होता है कि वी इक्वल टू पी अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ए की जो वैल्यू होती है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होती है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है कंपैरिजन टू रेडियस। तो इसकी वजह से इस डिस्टेंस में इतने ज़्यादा गैप होने की वजह से हम ए को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं और फॉर्मूला में इस प्रकार मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अपने इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम जानते हैं थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है जीरो। तो पोटेंशियल हमारा जो हो जाएगा उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्पेरिकल सेल विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर कोई हमारे पास कोई सर्कुलर रिंग दी गई है जो हमारे पास नॉर्मल है, अगर उस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि वो एक टू डायमेंशनल फिगर में है, तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है। तो इसके लिए तीन केसेस होते हैं। यदि हमें उसके आउटसाइड में पोटेंशियल निकालना होता है तो फॉर्मूला बनता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पर सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है। इस फॉर्मूले को सिमिलरली हम इस प्रकार से लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर। अगर हम बात करें सेल पर कि सेल की जस्ट सरफेस पर अगर हमें ना वोल्टेज निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पर होता है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड द सेल निकालना है तो सिमिलरली सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर चेंज कर लें, क्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है फोर पाई आर स्क्वायर सिग्मा। यहाँ पर कैपिटल आर हमारी रेडियस होती है सेंटर टू आउटर रीजन, और जो फर्स्ट लेयर होती है रिंग की उसमें होती है रेडियस स्मॉल आर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर स्पेरिकल सेल विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल फिगर्स के लिए, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो आती है, जो कॉन्सेप्ट टर्म आएगा वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं रो से। तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बनता है वो होता है वी इक्वल टू रो आर क्यू अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट और आर। और स्पेयर पर अगर हम बात करें जस्ट उसके सरफेस पर, तो होता है रो आर स्क्वायर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड द स्पेयर अगर हम बात करें तो होता है वन रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में थ्री पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू, जहाँ पर हमारी कैपिटल आर और स्मॉल आर हमारी क्या है, ये आउटर रेडियस और इनर रेडियस है। सिमिलरली यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू होती है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इंटू रो। अगर हम ये बात करें कि क्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पर मिलती कैसे है, तो क्यू हमारा कुछ और नहीं, वो मास ऑफ द चार्ज होता है, जो हमारा होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी।
सिमिलरली हम यहाँ पर देखें तो सरफेस डेंसिटी है और यहाँ पर हमारे क्या हुआ है टोटल एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक नॉर्मल स्फेयर, ठीक है, तो 4πr² मल्टीप्लाई सिग्मा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, तो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, ऐसे सरफेस जहाँ पर हमारा किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो पोटेंशियल हमारा क्या रहता है सेम। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होती है और फोर्स जो होता है हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होता है वो जस्ट नॉर्मल फोर्स के इक्वल होता है, स्टैटिक फोर्स के, इसलिए यहाँ पर EQ इज इक्वल टू होता है mg, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं। वर्क डन यहाँ पर होता है जीरो, क्योंकि वर्क डन हमारा होता है VB माइनस VA, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सभी का कॉन्स्टेंट है, तो ऑलवेज जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमें क्या मिलेगा जीरो, तो वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम बात करें टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्टेड, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ही वो एक दूसरे को मीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरफेस पर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे क्या होंगे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमारी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन, तो रिलेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ V। इसका डेल का मतलब क्या होता है कि ये हमारे 3D एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम डिनोट भी करते हैं I डेवर अपॉन डेवर x प्लस J कैप डेवर अपॉन डेवर y प्लस K कैप डेवर अपॉन डेवर z, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं x डायरेक्शन में I कैप, y डायरेक्शन में J कैप और z डायरेक्शन में क्या होता है K कैप। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन होता है वो शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है टू द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बढ़ती जाती है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्या करते रहेंगे वहाँ पर कम करते जाएंगे किसी और पॉइंट पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं किसी भी पॉइंट पर जब यहाँ पर पॉइंट हमारा स्टैटिक फॉर्म में होता है तो वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो जिसको डिनोट किया जाता है यू से, यू जो होती है 1/4πε0 डॉट Q1/Q2/r²। सिमिलरली यहाँ पर n चार्जेस, अगर चार्जेस क्या नंबर ऑफ चार्जेस बैठे हुए सरफेस पर तो वहाँ पर समिशन ऑफ चार्जेस होगा, और सिमिलरली 1/4πε0 QJ QK/RJ, यहाँ पर R क्या होगी डिस्टेंस बिटवीन टैप, इसकी यूनिट क्या होती है जूल होती है, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारी किसी भी पार्टिकल के लिए होती है K इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं किसी पॉइंट पर किसके इक्वल होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर हमने पुट कर दिया जो होता है Q इंटू वी, तो Q इंटू वी किसका होगा हाफ ऑन mv² के इक्वल होगा। अगर यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना चाहें कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से आगे की तरफ फ्लो करते हैं तो उसका फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू 2qv/m। अगर काइनेटिक एनर्जी का हमें वैल्यू दी जाती है तो हम सिमिलरली इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं 2k/m, ठीक है। अगर यहाँ पर एक स्पेशल केसेस कुछ होते हैं इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, तो पहले हम बात करें कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर क्या होते थे। कंडक्टर वो होते थे जो हमारे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी को आराम से फ्लो करने देते हैं, इंसुलेटर उसको फ्लो करने से रोकते हैं, और सेमी कंडक्टर होते हैं जो कभी किसी समय पर बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह और किसी समय बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, तो ये हाफ ऑफ कंडक्टिविटी और इंसुलेटिविटी रखते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स होती क्या है, तो कंडक्टर्स में किस प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं। फर्स्ट, इनसाइड ए कंडक्टर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं करती, वो क्या होती है जीरो होती है। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर ई मस्ट बी नॉर्मल एट एवरी पॉइंट, अगर हम उसके सरफेस पर बात करें तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉर्मल वेव की तरह रहती है। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज स्टैटिक फॉर्म में नहीं बैठा होता, हमेशा मूवेबल रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहता है। और V इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट ईच पॉइंट इनसाइड ऑफ सरफेस, अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड करते हैं उसको तो उसके एवरी पॉइंट पर हमें वोल्टेज क्या मिलेगी सेम मिलेगी, अगर कहें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ वर्क करता है कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी क्या करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द्वारा ट्रांसफ़र करती रहती है, तो उसको रोकने के लिए किसी किसी जगह पर हमें उसको रोकने की जरूरत पड़ती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ सर्टेन एरिया फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड्स, ठीक है। यूज़ कहाँ होती है, जैसे माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव हम जानते हैं अगर हम किसी भी खाने को जब गर्म करते हैं फूड आइटम गर्म करते हैं तो रेडिएशंस वहाँ पर एंटर करती है, तो रेडिएशंस जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द्वारा आती हैं तो वो इंसुलेटर मटेरियल, उसका जो गेट होता है इंसुलेटर मटेरियल से बना होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फाइल बाहर नहीं आ पाती हैं, आउटसाइड नहीं आ पाती हैं। सेकंड अगर बात करें कंप्यूटर केबल्स, कंप्यूटर केबल हम जानते हैं डाटा जो होता है वो पैकेट्स के रूप में ना ट्रांसफ़र किया जाता है, सिग्नल्स के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सिग्नल्स हमारे है ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए केबल्स से निकल के किसी और सिस्टम में ना चले जाए, तो उसके लिए हम वहाँ पर भी यूज़ किया करते हैं। नेक्स्ट होता है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, किसको कहा जाता है? तो पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे वो होते हैं जहाँ पर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिससे उनके जस्ट बिटवीन हमारे क्या होता है मोमेंटम पाया जाता है, परमानेंट डाइपोल पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में चार्जेस जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जिसके कारण उनमें परमानेंट डाइपोल नहीं पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया H2O और सिमिलरली यहाँ पर HCl, क्योंकि H हमारा पॉजिटिव आयन होता है और OH हमारा क्या होता है नेगेटिव आयन। H हमारा पॉजिटिव आयन, Cl हमारा क्या होता है नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर आयन जो होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम बात करें ऑक्सीजन O2 और H2 की, तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव टर्म्स है, तो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस होता है एक रेशियो होता है किसका, चार्जेस और पोटेंशियल का। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q अपॉन V। इसकी यूनिट जो होती है फेराड होती है, क्योंकि इसको फेराडे ने ही डिस्कवर किया था। और इसकी जो डायमेंशन होती है M-1 L-2 T⁴ A⁴। ठीक है, यहाँ पर एक है एम्पियर। अगर हम बात करें फॉर स्पेरिकल सेल, अगर सेल्स में बात करें तो हमारे को होता है कैपेसिटर जो होता है 4πε0r। ठीक है, कैपेसिटर अगर हम बात करें अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थ हमारी भी क्या होती है स्पेरिकल सेल के रूप में होती है, तो उसके जो होता है वो 711 माइक्रोफेराड होता है, 711 माइक्रोफेराड। क्योंकि अर्थ में जो वोल्टेज और चार्ज कैपेसिटी होती है बहुत, एक वोल्टेज कम से कम वोल्टेज में चार्जेस को होती है वो कहते हैं माइक्रो में होते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हम अर्थ को क्या कहते हैं न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस का फ्लो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम होता है, जिसको हम ना फील भी नहीं कर सकते, ना ही किसी डिवाइस से इजीली मीचर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैपेसिटर कंडेंसर। कैपेसिटर कंडेंसर आप जो जानते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फैंस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए डाइलेक्ट्रिक डिवाइस कंटेनिंग टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। यहाँ पर क्या होता है, दो कंडक्टर जो होते हैं वो एक इंसुलेटेड मटेरियल के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, जिसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। द टू कंडक्टर कैरी इक्वल अपोजिट चार्ज। यहाँ पर दोनों कंडक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल चार्जेस तो होते हैं लेकिन अपोजिट, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम यहाँ पर कुछ केसेस की बात करें कि अगर हम क्या करते हैं उसके बीच में एयर फिल्ड कर देते हैं, मतलब वहाँ पर कोई मटेरियल फिल्ड नहीं है, वैक्यूम नहीं होता है, तो उसमें एयर फिल्ड रहती है। तो पैरेलल प्लेट्स के बीच अगर एयर फिल्ड है तो फॉर्मूला बिकम्स होता है ε0 A/d। यहाँ पर ए क्या है एरिया, डी क्या है डिस्टेंस, और ε0 कहती है परमिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बिटवीन एंड एयर फिल्ड स्पेरिकल सेल। अब हमने क्या क्या, अगर स्पेरिकल सेल लेते हैं, यहाँ पर क्या थी हमारी पैरेलल प्लेट थी, अब दो स्पेरिकल सेल्स के बीच में एयर फील्ड का होता है 4πε0 AB/b-। यहाँ पर ए और बी हमारी क्या है, इनर एंड आउटर रेडियस, ए हमारी इनर और बी हमारी आउटर रेडियस। बिटवीन एंड एयर फील्ड सिलेंड्रिकल सेल। स्पेरिकल सेल थे, सिलेंड्रिकल सेल है। सिलेंड्रिकल सेल के लिए क्या होता है 2πε0 L अपॉन log n Ln अपॉन B/a। यहाँ पर L क्या हमारी लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और हम बात करें अगर पैरेलल प्लेट के बीच में क्या कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर हुआ, मतलब कोई मटेरियल फील्ड किया गया, तो होता है K∈0 A/d। ठीक है, के को क्योंकि हम जानते हैं K∈0 को क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारी रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, के को हम रिप्लेस कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से। हैविंग थिकनेस टी, अगर मान के चले ये हमारी जो स्लैब्स होती हैं इसमें क्या कोई थिकनेस जो है उसकी दी गई है कि कितनी ज़्यादा मोटाई है उसकी, तो वो चेंज फॉर्मूला होता है ε0 A/d माइनस टी ब्रैकेट में 1 - 1/k। वैन पैरेलल प्लेट फिल्ड विद मेटेलिक कंडक्टर, अगर उनके वो में जो कंडक्टिव मटेरियल कोई भरा जाता है, ठीक है, जो के था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू थी, जो बीच में फील्ड मटेरियल था, अगर वहाँ पर केवल मटेरियल एक फिल्ड किया गया, लेकिन अगर वो मेटेलिक कंडक्टर कोई मेटेलिक प्लेट उसके बीच में लगाई थी, तो फॉर्मूला चेंज होता है ε0 A/d माइनस टी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, फॉर टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब। नेक्स्ट हम बात करें कि सर्किट में जैसे हमारे बहुत सारे कैपेसिटर यूज़ किए जा सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स हमारे क्या होते हैं, सीरीज़ के लिए क्या होता है, सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। और अगर हम पैरेलल की बात करें तो नॉर्मल C1 + C2 + C3। यहाँ पर एक और बात कि अगर हमारे जो कैपेसिटर्स है सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होती है चार्जेस क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं। चार्जेस सभी के सभी कैपेसिटर में कैसे जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर हम बात करें वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच की वोल्टेज क्या होगी सर्किट में, वो इक्वल होगी। ठीक है, कॉन्स्टेंट होगी। नेक्स्ट है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल आप जानते हैं V/Q/C होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर नोट किया था आगे। तो अगर हम बात करें कि वोल्टेज अगर हमारी बहुत सारे यहाँ पर कैपेसिटर एक साथ ऐड किए गए हैं, तो वो होती है Q1 + Q2/C1 + C2। अगर Q की वैल्यू को यहाँ पर CV हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला बिकम C1V1 + C2V2/C1 + C2।
आप जानते हैं फॉर्मूलेस को हम चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर न्यूमेरिकल्स वैल्यू। नेक्स्ट है एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा यू, कि एनर्जी लॉस वहाँ पर कितना होता है। तो एनर्जी लॉस और कुछ नहीं, उसके जितना बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो फर्स्ट वाले पॉइंट पर सेकंड वाले पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे सेकंड प्लेट पर, तो उनके बीच का डिफरेंस होगा, वही हमारे की एनर्जी लॉस कहलाएगी। क्योंकि एनर्जी जो होती है किसी पॉइंट पर क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है। तो हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वन वी टू, यहाँ पर क्या होगी, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर माइनस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर। तो हमारी क्या हो जाती है, एनर्जी लॉस आ जाती है, कितना चेंज वहाँ पर हो रहा है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इसका मतलब एनर्जी हमारी इंक्रीज हुई है, मतलब बीच में हमने कोई डिवाइस कनेक्ट किया गया था। और अगर हमारी माइनस वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है, तो हमारी क्या होती है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी इनसाइड ए कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी हमारी अब बात करें, नेक्स्ट क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मतलब होता है एनर्जी किसी छोटे से वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो वहाँ पर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है कैपेसिटर की किसी भी छोटे से पॉइंट पे। नेक्स्ट है कि अगर एनर्जी डेंसिटी किस पर चेंज होती है, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू चार्जेस प्लेट कैपेसिटर एंड द बैटरी। कैपेसिटर और बैटरी, देखिए अगर बैटरी से कैपेसिटर कनेक्टेड है, उनके बीच में हमने क्या लगाया, एक टाई इलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी है, मतलब कोई बीच में ऐसा मटेरियल लगा दिया टाई इलेक्ट्रिक स्लैब का। ठीक है, तो क्या उससे फ़र्क आता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से सबसे पहले वोल्टेज जो होगी वो दूसरे वोल्टेज की जस्ट इक्वल होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करें कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो पहले की वैल्यू थी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि बैटरी में फुल करंट हमें फ्लो नहीं पाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा क्या होगा, वो थोड़ा सा कंसीडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे चार्जेस भी हमारे चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी एफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिल्कुल सेम रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट इंटर एनर्जी में हमारी क्या होगी, जो हमारी एनर्जी स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो ज़्यादा उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाएगी। अगर यहाँ पर बात करें कि बैटरी जो कनेक्टेड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, बैटरी हम क्या डिस्कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी को वहाँ से लाट देते हैं, तो कैपेसिटर की वैल्यू पर कितना फर्क आएगा। तो कैपेसिटर अगर वहाँ की सर्किट में कनेक्टेड, जैसे बैटरी अगर रिमूव कर दी जाती तो पहले चार्जेस वहाँ पर सेम रहेंगे, क्योंकि जो वहाँ पर फ्लो कर रहे होंगे सर्किट में चार्जेस इक्वल रहेंगे, उसमें बैटरी अब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रही है। कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, कैपेसिटर पूरा वर्क करेगा, बैटरी से कोई भी रिलेशन नहीं आया सर्किट में। नेक्स्ट वोल्टेज होगी, वोल्टेज हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज, कि कैपेसिटर जितना चार्ज था वो सर्किट में दे रहा है तो थोड़ा चार्ज उसका क्या होता है, कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो कम हो जाती हैं, कि धीरे धीरे वोल्टेज अगर कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, कम होती है। सिमिलरली ऐसी पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थ्योरेटिकल होता है इस चैप्टर का, वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर अगर होता क्या, तो वन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्पेरिकल कंडक्टिव सेल होता है, जिसके पास क्या होता है, इस बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेरिकल कंडक्टिव सेल जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेट मीटर होता है। इसका यूज जो किया जाता है एक्सीलरेट, जो चार्ज पार्टिकल है उनको एक्सीलरेट करने के लिए और जल्दी मूव कराने के लिए। ठीक है, चार्जिंग जो पार्टिकल होते हैं उनके में जितना ज़्यादा चार्ज होता है तो उतनी ज़्यादा कम से कम में जितनी जल्दी जल्दी कंट्रोल करते हैं। तो हम यहाँ पर एक वन डे ग्राफ जनरेटर ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्जेस को करते हैं जल्दी मूव करा सकते हैं किसी मशीनरी के अंदर। ठीक है, तो चार्जेस को बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेसिटेंस, उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, जितनी भी इसकी बेसिक डिटेल्स ही और जितने पॉइंट्स हैं हमने सभी यहाँ पर कवर कर लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर के भी 1 शॉट रिवीजन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।